हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नर्सिंग एजुकेशन ट्यूटोरियल और आज का हमारा टॉपिक है टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट। ठीक है, जिसको हम TOF भी बोलते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारा आता है, ये क्या होती है, इट इज़ अ कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़। ये क्या है, एक कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़ है, यानी कि कंजेनाइटल माने क्या होता है, जन्मजात। ठीक है, जन्मजात हार्ट की प्रॉब्लम होती है ये, यानी कि बच्चे को जन्म से ही ये प्रॉब्लम होती है। उसके बाद इन्वॉल्विंग 4 अबनॉर्मेलिटीज़ अकरिंग टुगेदर इंक्लूडिंग, इसमें क्या होती है, 4 अबनॉर्मेलिटीज़ पाई जाती है, यानी कि जो टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट है उसमें क्या होता है, 4 कंडीशन पाई जाती है हार्ट से रिलेटेड ही, जो कि एक दूसरे के साथ किसी न किसी तरीके से जुड़ी हुई है। जिसमें हमारी पहले आती है पल्मोनरी स्टेनोसिस, दूसरा है हमारा राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, नेक्स्ट है वेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट, और फोर्थ है हमारा ओवरराइडिंग ऑफ आउर्टा। ठीक है, तो टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट में ये 4 कंडीशन पाई जाती है, और ये क्या है, एक कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़ है। 4 अबनॉर्मेलिटीज इसमें पाई जाती है। उसके बाद पहला हमारा आता है पल्मोनरी स्टेनोसिस। पल्मोनरी स्टेनोसिस क्या होता है, पहले हम पल्मोनरी का मीनिंग पढ़ेंगे। वो क्या होता है, पल्मोनरी माने का क्या होता है, पल्मोनरी माने होता है कि किसी ना किसी तरीके से वो लंग्स से रिलेटेड है। कोई जहाँ भी पल्मोनरी आ गया मतलब वो लंग्स से रिलेटेड है। स्टेनोसिस माने क्या होता है, किसी भी चीज़ का जो ल्यूमन होता है उसका छोटा हो जाना क्या कहलाता है, स्टेनोसिस कहलाता है। ठीक है, किसी भी चीज़ का छोटा हो जाना क्या कहलाता है, स्टेनोसिस कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं, ये कोई भी चीज़ है, ये मान लीजिए हमारी पल्मोनरी जो वॉल्व होती है उसका ये ल्यूमन है। ठीक है, तो उसमें क्या हो गया, स्टेनोसिस हो गया, तो वो क्या हो गया, छोटा हो गया। ठीक है, तो वो ल्यूमन जो पहले इतना था, स्टेनोसिस होने के कारण वो क्या हो गया, छोटा हो गया। ठीक है, तो पल्मोनरी स्टेनोसिस में क्या होता है, जो पल्मोनरी वॉल्व होती है, जो उसका ल्यूमन होता है, उसका नैरो हो जाना क्या कहलाता है, पल्मोनरी स्टेनोसिस कहलाता है। आप डायग्राम में देखिए, आपको समझ आएगा पल्मोनरी स्टेनोसिस क्या होता है। जो पल्मोनरी वॉल्व होती है उसका जो ल्यूमन होता है उसका छोटा हो जाना क्या कहलाता है, पल्मोनरी स्टेनोसिस कहलाता है। अब हम डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ अ हार्ट वॉल्व डिसऑर्डर। ये क्या है, एक हार्ट वॉल्व डिसऑर्डर है। ठीक है, यानी कि जो हार्ट की जो वॉल्व्स होती हैं उनमें से किसी में क्या हो गया, स्टेनोसिस हो गया, तो हार्ट वॉल्व डिसऑर्डर होता है। दैट इन्वॉल्व पल्मोनरी वॉल्व, जिसमें कि पल्मोनरी जो वॉल्व होती है वो इन्वॉल्व होती है। वो क्या होती है, पल्मोनरी वॉल्व इन्वॉल्व होती है, और एक हार्ट वॉल्व डिसऑर्डर होता है क्या, पल्मोनरी स्टेनोसिस। स्टेनोसिस अकर्स व्हेन द वॉल्व नॉट बी ओपन वाइड, इन रिजल्ट लेस ब्लड फ्लो इन द लंग्स, इट्स कॉल्ड एज पल्मोनरी स्टेनोसिस। इसमें क्या है, जब स्टेनोसिस हो गया, ठीक है, पल्मोनरी जो वॉल्व है उसमें यदि स्टेनोसिस हो गया है तो क्या होगा, जब जो वॉल्व है वो पहले जितनी ओपन होती थी, यानी कि पहले पूरी खुलकर ओपन होती थी, लेकिन स्टेनोसिस होने के कारण वो अच्छे से ओपन नहीं हो पा रही है। ठीक है, काउंट ये लिखा है ना, कैन नोट, तो वो अच्छे से ओपन नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो लंग्स में ब्लड फ्लो होता है, ठीक है, जो लंग्स में ब्लड फ्लो होता है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, लेस हो जाएगा। ठीक है, तो पल्मोनरी स्टेनोसिस क्या है, एक हार्ट वॉल्व डिसऑर्डर होता है जिसमें पल्मोनरी वॉल्व इन्वॉल्व होती है, और स्टेनोसिस होने के कारण जो लंग्स में ब्लड फ्लो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी स्टेनोसिस कहते हैं। अब ये किस किस के कारण कंडीशन हो सकती है, वो है हमारा पहला कोजिस में हमारा पहला आता है इन्वायरमेंटल फैक्टर, यानी कि कोई भी इन्वायरमेंटल फैक्टर, जैसे स्पेशल एयर पोल्यूशन के कारण ये हो सकता है, पल्मोनरी स्टेनोसिस एयर पोल्यूशन के कारण हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा जेनेटिक फैक्टर, कोई भी जेनेटिक प्रॉब्लम हो उसकी वजह से पल्मोनरी स्टेनोसिस हो सकता है।
नेक्स्ट है क्रोमोसोमल अबनॉर्मेलिटीज। कोई भी क्रोमोसोमल अबनॉर्मेलिटी, स्पेशली कौन सा 22 क्रोमोसोम में अबनॉर्मेलिटी आने के कारण क्या हो सकता है, पल्मोनरी स्टेनोसिस कंडीशन हो सकती है। एनी ट्रोमा यानी कि कोई भी ट्रोमा हो गया हो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, पहले ट्राइमेस्टर में कोई भी ट्रोमा हो गया हो मदर को, तो भी पल्मोनरी स्टेनोसिस हो सकता है। उसके बाद इसके क्लिनिकली मैनिफेस्टेशन या जिसको हम साइन सिम्टम्स भी कहते हैं, तो इसमें पहले हमारा चेस्ट पेन विद फेम्टिंग पेन। जो बच्चा है उसको क्या होगा, चेस्ट पेन होगा फेम्टिंग पेन के साथ। नेक्स्ट है हमारा साइनोसिस। बच्चे को क्या होगा, साइनोसिस देखने को मिलता है बच्चे में। वीकनेस होगी, क्योंकि जो ब्लड फ्लो है वो जब लंग्स में नहीं जाएगा तो फिर वापस हार्ट में नहीं प्रॉपर आ पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगी, वीकनेस होगी। उसके बाद राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी भी हो सकती है। नेक्स्ट जो कंडीशन आती है वो है हमारी राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। ठीक है, तो राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी का पहले हम मीनिंग पढ़ लेते हैं। राइट वेंट्रिकुलर यानी कि जो हमारा राइट वेंट्रिकल होता है हार्ट का, उसमें क्या हो जाती है, हाइपरट्रोफी हो जाती है। यानी कि जो वहाँ की सेल्स है या जो वहाँ के टिश्यूज़ हैं उनका जो साइज है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी में क्या होता है, जो हार्ट का राइट वेंट्रिकुलर होता है उनकी जो मसल्स होती है या जो वहाँ की जो सेल्स होती है उनमें क्या हो जाती है, हाइपरट्रोफी हो जाती है। यानी कि जो सेल्स है वहाँ की उनका जो साइज है या जो टिश्यूज़ है उनका जो साइज है वो इंक्रीज हो जाता है। तो हम पढ़ते हैं अब, इट इज़ अ कंडीशन, ये एक स्थिति है, वह स्थिति है डिफाइंड बाय एन अबनॉर्मल एनलार्जमेंट ऑफ द कार्डियक मसल सराउंडिंग द राइट वेंट्रिकल। ये क्या है, एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो कार्डियक मसल्स होती है, कार्डियक यानी कि हार्ट, ठीक है, जो हार्ट मसल्स होती है उनका अबनॉर्मल एनलार्जमेंट हो जाना, यानी कि उनका अबनॉर्मल तरीके से बड़ा हो जाना, जो वहाँ की मसल्स है कार्डियक की उनका अबनॉर्मल तरीके से बड़ा हो जाना क्या कहलाता है, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। जो मसल्स हैं कार्डियक मसल्स, कहाँ की कार्डियक मसल्स, जो राइट वेंट्रिकल की है वे वाली कार्डियक मसल्स। ठीक है, तो जो राइट वेंट्रिकल की मसल्स है, ठीक है, राइट वेंट्रिकल की मसल्स का अबनॉर्मल एनलार्जमेंट हो जाना क्या कहलाता है, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी कहलाता है। जैसे कि आप डायग्राम में भी इसको अच्छे से देख सकते हैं। उसके बाद इसके हमारे कोज आते हैं, ठीक है, उसके बाद क्या आते हैं, कोज आते हैं कि जो राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी है वो किसके कारण होती है। तो इसमें हमारा पहला आता है पल्मोनरी स्टेनोसिस। ठीक है, पल्मोनरी स्टेनोसिस के कारण भी हो सकता है। दूसरा, पल्मोनरी स्टेनोसिस के कारण कैसे हो सकता है, जैसे मैंने बताया था कि जो ल्यूमन है वो कम हो गया, ठीक है, तो अब जो ब्लड सप्लाई है वो अच्छे से नहीं जा पा रही कहाँ, लंग्स में। ठीक है, तो जो ब्लड इकट्ठा हो रहा है वहाँ पर, उसकी वजह से जो प्रेशर है वो बढ़ रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा, जो मसल्स है उनका जो साइज है वो बढ़ने लगता है। तो पल्मोनरी स्टेनोसिस के कारण क्या हो सकता है, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हो सकती है। नेक्स्ट है हमारा पल्मोनरी हाइपरटेंशन। यदि पल्मोनरी हाइपरटेंशन है तब भी क्या हो सकता है, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हो सकती है। नेक्स्ट है हमारा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, यानी कि किस किस के कारण, यानी कि जो राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी है उसके कारण क्या क्या व्यक्ति को प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है। जैसे व्यक्ति को क्या होगा, चेस्ट पेन होगा, ठीक है, चेस्ट पेन होगा। नेक्स्ट है हमारा साइनोसिस, व्यक्ति को साइनोसिस देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है वीकनेस एंड वेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट, व्यक्ति में वीकनेस होगी और वेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट व्यक्ति में राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी की वजह से हो सकता है। नेक्स्ट है कंडीशन जो हमारी आती है वो है वेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट। ठीक है, तो पहले इसका हम मीनिंग पढ़ते हैं। वेंट्रिकुलर यानी कि जो वेंट्रिकल्स होते हैं हमारे हार्ट के, उनका जो सेप्टम होता है उसमें डिफेक्ट आ जाना, यानी कि उनका अलग हो जाना। ये जो सेप्टम है उसमें किसी प्रकार का डिफेक्ट आ गया, उसको क्या बोलते हैं, वेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट। ये क्या होता है,
इट इज़ एन abnormal opening between right and left ventricle due to right ventricular hypertrophy। ये क्या होता है? abnormal opening होती है किसके बीच में? राइट एंड लेफ्ट जो वेंट्रिकल्स होते हैं उनके बीच में ओपनिंग हो जाना, वो भी abnormal। ठीक है, abnormal ओपनिंग हो जाना कहाँ? राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। ये किसके कारण होती है? ये राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी के कारण होती है। उसके बाद इसके कोज यानी कि किस किस के कारण ये कंडीशन होती है, तो ये राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी के कारण। ठीक है, जैसे हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी के कारण ये कंडीशन हो सकती है। दूसरा है कोई क्रोमोसोमल अबनॉर्मेलिटी हो गई हो, उसके कारण भी ये कंडीशन हो सकती है। उसके बाद इसके जो क्लिनिकली मैनिफेस्टेशंस है यानी कि साइन सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेंगे, तो इसमें पहला हमारा चेस्ट पेन होगा, व्यक्ति को साइनोसिस होगा, और क्या हो सकता है? हिपैटोमेगैली। ठीक है, क्या हो सकता है? व्यक्ति को हिपैटोमेगैली भी देखने को मिल सकती है। उसके बाद नेक्स्ट जो कंडीशन आती है हमारी वो है ओवर राइडिंग ऑफ आयोर्टा। तो इसमें क्या होता है? एन ओवरराइडिंग ऑफ aorta इज अ कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट। ये क्या है? एक कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट है वेयर द aorta इज रिसीव प्योर एंड इम्प्योर ब्लड थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल इज कॉल्ड ओवरराइडिंग ऑफ aorta। ये क्या है? ये क्या है? कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट है। इसमें क्या होता है? जो aorta होती है यानी कि जो पूरे शरीर में, जो पूरे बॉडी में शुद्ध ब्लड लेकर जाती है, प्योर ब्लड लेकर जाती है, तो इसमें क्या होता है? वेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट हुआ है, तो उसकी वजह से क्या होता है? जो इम्प्योर ब्लड है राइट वेंट्रिकल में वो कहाँ चला जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया तो उसकी वजह से वो कहाँ जाएगा? पूरी बॉडी में aorta के द्वारा। तो इसमें क्या होता है? प्योर और इम्प्योर ब्लड aorta के थ्रू कहाँ पहुँच जाता है? पूरी बॉडी में चला जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है? व्यक्ति को कई सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। इसको हम दोबारा से पढ़ते हैं। एन ओवरराइडिंग ऑफ aorta इज अ कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट। ये क्या है? कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट है जहाँ पर जो aorta है वो रिसीव करती है यानी कि प्राप्त करती है प्योर और इम्प्योर ब्लड को। कहाँ? थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल से रिसीव करती है इम्प्योर और प्योर ब्लड। लेफ्ट वेंट्रिकल में कहाँ से आया? वेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट होने के वजह से जो राइट वेंट्रिकल का इम्प्योर ब्लड था वो लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया, जिसकी वजह से ये कंडीशन हुई। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? ओवरराइडिंग ऑफ aorta। अब ये किस किस के कारण होती है? तो इसमें पहले कोज है हमारा वेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट। ठीक है, तो वेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट के कारण ये कंडीशन हो सकती है। दूसरा है क्रोमोसोमल कोई भी अबनॉर्मेलिटी हो गई हो, उसकी वजह से ये कंडीशन हो सकती है। उसके बाद अदर सिम्टम्स जो टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट के हैं वो आते हैं, यानी कि चेस्ट पेन, साइनोसिस, वीकनेस, हिपैटोमेगैली, और जो अलग अलग कंडीशंस थी या जो सिम्टम्स थे वे देखने को मिले थे। तो उसके अलावा अलग अलग से और सिम्टम्स जो है वो है डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, यानी कि व्यक्ति को सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, फेंटिंग पेन होगा। नेक्स्ट है हमारा हार्ट मर्मर साउंड। हार्ट कैसी साउंड आएगी? मर्मर साउंड आएगी। नेक्स्ट है हमारा रैपिड हार्ट बीट। जो हार्ट बीट है वो क्या हो जाएगी? रैपिड, यानी कि तेज हो जाएगी। उसके बाद डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, यानी कि हम कैसे पता लगाएंगे कि किसी बच्चे को क्या है? टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट है। तो कैसे हम पता लगाएंगे? तो उसके लिए हम सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम उसका फिज़िकल एग्जामिनेशन करेंगे, देखेंगे कि बच्चे में साइनोसिस तो नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे? चेस्ट एक्सरे करेंगे। ठीक है, चेस्ट एक्सरे करने के बाद हम एमआरआई करेंगे। एमआरआई के बाद हम क्या करेंगे? कार्डियक कैथेटराइजेशन करेंगे, जिससे क्या पता चलता है? कंडीशन का हमें पता चलता है कि व्यक्ति को या जो बेबी है बच्चे को क्या है?
टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट तो नहीं है। तो इन तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि बच्चे को क्या कंडीशन है। नेक्स्ट हमारा आता है ट्रीटमेंट। तो इसमें सबसे पहले हमारा आता है पल्मोनरी स्टेनोसिस का ट्रीटमेंट। इसमें क्या आता है, पल्मोनरी स्टेनोसिस ट्रीटमेंट इज नीडेड व्हेन द प्रेशर इंक्रीज इन द राइट वेंट्रिकल। तो पल्मोनरी स्टेनोसिस के ट्रीटमेंट की आवश्यकता कब पड़ती है, जब राइट वेंट्रिकल में जो प्रेशर होता है वो इंक्रीज हो जाता है, तब पल्मोनरी स्टेनोसिस के ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। मोस्ट चिल्ड्रंस ऑब्स्ट्रक्शन कैन बी रिलीफ ड्यूरिंग कार्डियक कैथेटराइजेशन बाय बैलून वेल्वोप्लास्टी। बहुत सारे जो बच्चे होते हैं जो उनमें ऑब्स्ट्रक्शन होता है, यानी कि जो पल्मोनरी स्टेनोसिस की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, उसमें क्या है, कार्डियक कैथेटराइजेशन के दौरान उन्हें रिलीफ मिल जाता है। और पल्मोनरी स्टेनोसिस का हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, सर्जिकल ट्रीटमेंट में हम इसमें बैलून वेल्वोप्लास्टी करते हैं। In this procedure, a special tool, a catheter containing a balloon, is placed across the pulmonary valve. इसमें क्या करते हैं, एक प्रोसीजर करते हैं जिसमें हम एक स्पेशल टूल का यूज़ करते हैं, जिसमें कि एक कैथेटर का हम यूज़ करते हैं, और उस कैथेटर में क्या लगा होता है, बैलून लगा हुआ होता है। तो उस बैलून को हम जो पल्मोनरी वॉल्व होते हैं उसको अक्रॉस करके वहाँ पर प्लेस कर देते हैं। तो ये क्या था, पल्मोनरी स्टेनोसिस का ट्रीटमेंट था। उसके बाद राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी का जो ट्रीटमेंट है उसमें हम केवल मेडिकल ट्रीटमेंट ही प्रोवाइड करते हैं, और इसका कोई भी सर्जिकल मैनेजमेंट नहीं है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी का। तो इसमें हम केवल मेडिकल ट्रीटमेंट ही प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है हमारा वेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट। इसमें हम क्या करते हैं, जो मेडिकल मैनेजमेंट है उसमें हम बीटा ब्लॉकर्स प्रोवाइड करते हैं। जो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो हार्ट का जो फ्लो है उसको रेगुलर रखने में मदद करते हैं। जो बीटा ब्लॉकर्स टू कीप द हार्ट फ्लो रेगुलर, यानी कि जो बीटा ब्लॉकर्स है वे हार्ट के फ्लो को रेगुलर रखने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन। जो हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसके जो स्ट्रेंथ होती है उसको इंक्रीज करने में मदद करते हैं बीटा ब्लॉकर्स। नेक्स्ट जो सर्जिकल ट्रीटमेंट है वेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट का, उसमें क्या करते हैं, हम पैचिंग एंड प्लजिंग करते हैं। जो वेंट्रिकल्स होते हैं उनके बीच में पैचिंग और प्लजिंग करते हैं हम वेंट्रिकल्स के बीच में। दिस सर्जरी रिक्वायर ओपन हार्ट सर्जरी। इस पैचिंग और प्लजिंग करने में क्या है, ओपन हार्ट सर्जरी की जाती है, विच इज़ डन अंडर जनरल एनेस्थीसिया। ये जो सर्जरी है ओपन हार्ट सर्जरी वो जनरल एनेस्थीसिया के अंदर परफॉर्म की जाती है। नेक्स्ट है ओवरराइडिंग ऑफ अयोर्टा। इसमें ओवरराइडिंग ऑफ अयोर्टा में क्या करते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल क्लीन, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल क्लीन के द्वारा हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा जो साइनोसिस हुआ है उसमें हम ऑक्सीजन थेरेपी दे सकते हैं ताकि जो ऑक्सीजन लेवल है वो इंक्रीज़ हो सके। डिहाइड्रेशन हो सकता है बच्चे को, उसमें हम और क्या कर सकते हैं, डिहाइड्रेशन के लिए IV फ्लूइड दे सकते हैं। तो इस प्रकार जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है हम वो भी प्रोवाइड करते हैं। आज का हमारे वीडियो का टॉपिक था टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट, और ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।